मुश्किल कुछ भी नहीं, लोग इरादे छोड़ देते हैं। अरे मुश्किल कुछ भी नहीं, लोग इरादे छोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ कर पाने की चाहत, तो ये सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके परिवार रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया एक बार फिर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई भूगोल की क्लास लेकर। पिछली कक्षा में हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा, आपको बहुत अच्छी वह क्लास लगी। आज हम ज्वार भाटा से आगे पढ़ेंगे। आज हमारी पढ़ाई होगी अक्षांश रेखा को लेकर। हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जो मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था, आज उसको मैं डीपली बताऊंगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। दरअसल पढ़ाते पढ़ाते फ्लो इतना आ जाता है कि उसके डीप नॉलेज में हम लोग चले जाते हैं, तो इसलिए वह क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। लेकिन आज हम इतनी बड़ी क्लास नहीं करेंगे, जल्दी ही अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। खैर, शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक पर, सूर्य ग्रहण। देखिए, कल की क्लास में मैंने जब युति और व्युति की घटनाएं बता रहा था, तो मैंने आपसे बताया था कि इनके कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। लेकिन मैंने एक फैक्ट्स बताया था कि जब व्युति की घटना होती है तो एक फैक्ट और होता है जो मैंने नहीं बताया। ऐसे ही जब व्युति की घटना होती है तो एक फैक्ट ऐसा होता है जो मैंने आपको नहीं बताया। वो क्या है? वो है आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रहण से। एक ऐसी खगोलीय घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें देखो होता क्या है, हमारे पिक्चर से हमें समझ में आ रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, लेकिन जो चंद्रमा है इसने कुछ जगह, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पर चंद्रमा ने पृथ्वी पर प्रकाश को आने नहीं दिया। तो यहाँ पर जो भी लोग होंगे यहाँ इस पॉइंट पर बैठे हुए, उनको तो सूर्य दिख नहीं रहा होगा, तो क्या होगा, उनके आगे अंधेरा छा जाएगा, और इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में दो तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, जहां पर सूर्य पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, जहां पर ये डार्क कलर का हमें शैडो दिख रही है, ये वाली, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना है। और आप यहां पर देखें, ये हल्की हल्की ये जो दिख रही है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। मतलब यहां पर हमें आधा सूर्य दिखाई दे रहा है, या सूर्य का आधा प्रकाश पृथ्वी के इस भाग तक पहुंच रहा है, जिसलिए इसको आंशिक सूर्य ग्रहण या उपछाया भी कहा जाता है। पेनम्ब्रा इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको उपछाया या आंशिक छाया कहते हैं। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो दो तरीके की स्थिति वहां पर पैदा होती है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति और एक आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है, सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण में हमें आधा सूर्य या उससे कम या ज़्यादा करके दिखाई देता है। वो निर्भर करता है कि किस तरीके से चंद्रमा उसकी कक्षा को काट रहा है, पृथ्वी और सूर्य की। तो यह हमारे सूर्य ग्रहण का चार्ट है। अब यहाँ पर एक स्थिति देखिए जो कल की क्लास में मैंने बताया था। क्या यह तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं? यदि ये तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं, तो मैं इस घटना को रेखीय घटना भी तो कह सकता हूं। रेखीय घटना। और जब रेखीय घटना घटित होती है तो मैंने बताया था कि सिजगी की भी घटना रेखीय घटना के अंतर्गत आती है। तो यहां पर सिजगी की घटना भी घटित हो रही है। देखिए, रेखीय घटना और सिजगी की घटना, ये दोनों घटना ऐसी हैं जो युति और व्युति दोनों में ही घटित होती हैं। तो यहां पर सिजगी की घटना भी घटित हो रही है। अब आपको बताना है कि यहां पर युति की घटना हो रही है या व्युति की घटना हो रही है। जब चंद्रमा बीच में होता है तो युति की घटना होती है या व्युति की? तो हम लोग जानते हैं यहां पर युति की घटना होती है।
जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो इसको हम युति की घटना कहते हैं। और यह घटना कब घटित होती है? यह घटना अमावस्या को घटित होती है। अब यहां से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह होगा कि युति की घटना कब घटित होती है? पूर्णिमासी में, अमावस्या में, पूर्णिमासी व अमावस्या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो हम बताएंगे युति की घटना अमावस्या में घटित होती है। या दूसरा प्रश्न बनेगा कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, या सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वह किस दिन होती है? पूर्णिमासी के दिन होती है, या अमावस्या के दिन होती है, या इन दोनों में, या इन दोनों में से कोई नहीं? तो हमेशा जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस दिन अमावस्या होगी, यह भी याद रखना है। लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है, यह भी कंफर्म कर लीजिए। यह मत समझिए कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जब भी अमावस्या आएगी, जो कि महीने में एक बार जरूर आती है, तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। दरअसल मैक्सिमम टाइम में जो ग्रहण पड़ते हैं, अगर मैं सूर्य ग्रहणों की संख्या पूछूं कि एक सौर वर्ष में अधिकतम कितनी बार ग्रहण पड़ सकते हैं, तो उनकी संख्या है 7। 7 सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं, जिसमें 7 ग्रहण पड़ सकते हैं, जिसमें इंक्लूड हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों। यानी यह दोनों मिलकर 7 बार ग्रहण डाल सकते हैं। लेकिन इसमें यह कंफर्म नहीं है कि सूर्य कितनी बार करेगा और चंद्र कितनी बार करेगा। तो यदि ग्रहणों की संख्या पूछी जाए, जिसमें से सूर्य और चंद्र मैं नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ग्रहण पूछ रहा हूं, तो एक सौर वर्ष में अधिकतम ग्रहण पड़ने की संख्या 7 होती है। यदि मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं कि अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं, तो अधिकतम 2 सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं। सूर्य ग्रहण का समय देख लेते हैं। समय, जब सूर्य ग्रहण, बात पूर्ण सूर्य ग्रहण की चल रही है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वह अधिकतम कितने समय तक पड़ सकता है? यदि पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो रही है तो वह मैक्सिमम अधिकतम 8 मिनट तक पड़ सकता है। तो यदि सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो वह 8 मिनट तक पड़ेगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही पड़ेगा। इस समय युति की घटना घटित हो रही होती है, जो साथ के साथ सिजगी और रेखिक की घटना भी होती है सूर्य ग्रहण में, और कुछ नहीं है जी। आगे देखते हैं अपना अगला चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना जिसमें अपने सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस बार, देखिए सबसे पहले पृथ्वी बीच में आई है तो चंद्र ग्रहण कैसे पड़ा। देखिए चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, यदि उसको चमकना है तो वह सूर्य के प्रकाश से चमकेगा। अब पृथ्वी आ गई है बीच में, एक तरफ अपना सूर्य है, एक तरफ अपना चंद्रमा है, तो चंद्रमा के जिस भाग पर, ये भाग दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे तो पूरा ही, इस चित्र में तो ये पूरा ही भाग पूर्ण चंद्र ग्रहण में दिखा दिया गया है। तो चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं गिर रही हैं, जिसको पृथ्वी ने रोक लिया है, उस भाग को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। वहां पर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो कभी कभी प्रश्न मन में यह बन जाता है कि अगर चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा ग्रह आ गया होगा, वो उस ग्रह के पीछे छिप गया, जिस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, पृथ्वी के सामने ही है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा दिखेगा तो तब जब इस पर कोई टॉर्च मारेगा, प्रकाश मारेगा। अब वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वह आ रहा है सूर्य के पास से। तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ रहा हो और उसको खुद पृथ्वी ही रोक दे, तो अब अपना चंद्रमा दिखना बंद हो गया। जब चंद्रमा दिखना बंद हो गया तो इसी घटना को चंद्र ग्रहण की घटना कहा जाता है। यहां पर भी दो प्रकार से यह घटना घटित होती है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है जिसको अम्ब्रा कहते हैं इंग्लिश में, और एक आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं।
वो अभी मैंने पीछे भी बताया था, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, वो यही है, पूर्ण अम्ब्रा होता है और आंशिक रूप से जो होता है वो पेनम्ब्रा होता है। तो यह अपने चंद्र ग्रहण की घटना। अब यहां पर भी कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि तीनों एक ही रेखा में स्थित है, तो यहां पर कौन सी स्थिति बनेगी, यहां पर रेखिक स्थिति बनेगी। और जब रेखिक स्थिति बन रही होती है तो उसी के साथ सिजगी की स्थिति बन रही होती है। अब प्रश्न यह बनेगा कि यहां युति की बनेगी या वियुति की। अभी हमने सूर्य ग्रहण में क्या देखा था, सूर्य ग्रहण में हमने देखा वहां पर युति की घटना घटित हो रही थी या युति की स्थिति बन रही थी। तो यहां पर कैसी बनेगी, यहां पर वियुति की स्थिति बनेगी। यहां पर वियुति की स्थिति बन रही होगी। अब चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है जी, चंद्र ग्रहण हमारा, आप ये समझ बता दीजिए कि वियुति की घटना कब घटित होती है। यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आप समझ गए होंगे कि वियुति की घटना पूर्णिमासी को घटित होती है। तो यहां पर जब वियुति की घटना घटित हो रही है तो यहां पर भी तो पूर्णिमा होगी, यहां पर भी पूर्णिमा होगी। अब वही प्रश्न, क्या हर पूर्णिमासी को अपना चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, हर पूर्णिमासी को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है उस दिन पूर्णिमासी अवश्य होती है या पूर्णिमा अवश्य होती है। पूर्णिमा, फुल मून जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रश्न आता है तो वहां पर पूर्णिमा ना देकर फुल मून दे दिया जाता है, हिंदी में ही लिख के फुल मून, ऐसे ऐसे। फुल मून, ठीक है, पूर्णिमा की जगह। तो जरूरी नहीं है इंग्लिश में FULL ही लिख के दे, आपको ऐसे दे देता है और पूछ लेता है कि फुल मून की घटना में चांद का क्या योगदान है। उस दिन हमें वो पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमासी के दिन, है ना। तो ऐसे करके हो जाता है, जब चांद अपना सर्वाधिक प्रकाश पृथ्वी पर भेजता है, पूर्ण रूप से हमें दिखाई दे रहा होता है, यानी कि पूरा 57% भाग हम उसका देख पा रहे होते हैं, उसको फुल मून की घटना या पूर्णिमा की घटना कहते हैं। और यह घटना वियुति की स्थिति बन रही होती है तब घटित होती है, सिजगी की स्थिति बन रही होती है तब घटित होती है, और रेखिक स्थिति बन रही होती है तब घटित होती है। पहले मैं पानी पीऊंगा, मेरा गला सूख रहा है भाई। बार बार जीभ का लड़खड़ाना इसका संकेत है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि जब चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कितने समय के लिए पड़ता है। जैसे कि हमने पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा था, वह मैक्सिमम 8 मिनट तक पड़ सकता है। उसी प्रकार यदि हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हमारा अधिकतम 2 घंटे तक पड़ सकता है। अधिकतम 2 घंटे तक, 2 घंटे तक हमारा चंद्र ग्रहण पड़ सकता है। तो यह चंद्र ग्रहण की घटना है। दरअसल इसीलिए मैंने आपको पहले वियुति, सिजगी और रेखिक के बारे में बताया था और पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताया था कि ये क्यों जरूरी है, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में क्यों जरूरी है, इसलिए पहली क्लासेस में मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। बात करते हैं सुपर मून की, एक ऐसी विलक्षण घटना जिसमें चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रकाशित हमें दिखाई देता है और आकार में बहुत बड़ा दिखाई देता है। उस घटना को हमने सुपर मून का नाम दिया है। यह एक अद्भुत घटना होती है जहां पर सूर्य और चंद्रमा बहुत चमकीला दिखाई देता है। सामान्यतः वह अपने जो पूर्णिमासी को दिखाई देता है उससे 30% अधिक चमकीला हमें दिखाई देता है।
सबसे ज़्यादा चमक कब होती है चांद में? पूर्णिमा के दिन, और यदि उससे भी ज़्यादा चमकीला यानी कोई पूर्णिमासी ऐसी आ जाए कि नॉर्मल पूर्णिमासी, सामान्य पूर्णिमासी से भी यहाँ पर चांद 30% अधिक चमकीला हमें दिखाई दे रहा हो, तो उसको हम सुपरमून कहते हैं। यदि चमक के अनुसार देखें तो यह 30% अधिक चमकीला होता है, और यदि साइज के अकॉर्डिंग देखें तो यह 12% अधिक बड़ा होता है सामान्य चांद से। तो दो फैक्ट यहां पे याद रखने हैं। पहला कि सामान्य चंद्रमा से जब चांद 30% अधिक चमकीला दिखाई दे और अपने सामान्य आकार से यह चांद 12% अधिक बड़ा दिखाई दे, तो यह घटना सुपर मून की घटना दिखाई देती है और एकदम चमकता हुआ चांद हमें दिख रहा होता है। ऐसे ही एक घटना घटित होती है जब चांद हमें लाल रंग का दिखाई देता है, जिसको ब्लड मून कहा जाता है। यह घटना सामान्यतः अमावस्या के दिन घटित होती है, चंद्र ग्रहण के दिन, सॉरी, यह चंद्र ग्रहण के दिन घटित होती है। होता क्या है चंद्र ग्रहण में कि सूर्य का प्रकाश चांद तक तो पहुंच नहीं रहा होता है, तो कुछ भाग चांद का ऐसा होता है जहां पर पृथ्वी से प्रकाश चांद तक पहुंच रहा होता है परावर्तित होकर। भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराया, और पृथ्वी से टकराने के बाद जब वह परावर्तित होता है तो चांद की तरफ जाता है। हमारी पृथ्वी पर वातावरण है, धूल के कण हैं, जिनसे टकराकर वह प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है, तो जिसके कारण इसका रंग बदल जाता है और यह लाल या हल्का नारंगी रंग का दिखाई देता है। तो यहां पर इसका रंग जो हो जाता है वह या तो लाल होगा या हल्का नारंगी करके दिखाई देता है। तो समझ गए होंगे कि ब्लड मून, ब्लड जो है इसका नाम वो इसके रंग की वजह से पड़ा है कि लाल हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको ब्लड मून कहा। आखिर यह घटना घटित क्यों हुई या हमें हमारा चांद लाल रंग का क्यों दिखाई दिया जो कि हमें सफ़ेद दिखाई देता है? वो होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। जब पृथ्वी से प्रकाश परावर्तित होकर चंद्रमा पर पहुंचता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता हुआ वह जाता है, और वह चंद्रमा पर जब पहुंचता है तो वह हल्का नारंगी रंग का या लाल रंग का दिखाई देता है। अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती हैं, ग्लोब पर खींची जाती हैं। यह हमारी पृथ्वी पर नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। यदि हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लोब को सबसे पहले एक जर्मन चित्रकार मार्टिन बेहम ने बनाया था। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब को हमने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब के मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो 0 डिग्री पर होती है और जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी ऐसी रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसका हमने एक दूसरा नाम भी पढ़ा था जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखिए प्रश्न में विषुवत रेखा की जगह विषुवत व्रत भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि विषुवत रेखा क्या होती है या विषुवत व्रत क्या होता है। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। भूमध्य रेखा से ऊपर के भाग को हम उत्तरी भाग कहते हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे भाग को हम दक्षिणी भाग कहते हैं। हम जानते हैं यह हमारा नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव, और यह हमारा साउथ पोल है जिसे हम
दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं अपने ग्लोब के बारे में। आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर हम एक नया पेज लेंगे। नया पेज, यदि हम एक ही पेज पर बार बार वहीं पे ड्रॉ करते रहेंगे तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वह कितने डिग्री पर ड्रॉ की जाती है? 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब एक नाम और याद कर लीजिए, इसको वृहद व्रत भी कहते हैं। वृहद व्रत या ग्रेटर सर्कल, विषुवत रेखा का एक नया नाम वृहद व्रत भी हम याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या याद रखना है? यदि मैं वृहद व्रत के या भूमध्य रेखा के मध्य से कोण ड्रॉ करूं, एंगल्स बनाऊं, इसी तरीके से हमने एंगल्स ड्रॉ किए हैं। देखिए, अक्षांश को लेकर दो तरीके के प्रश्न बनते हैं कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। यहां पर अक्षांश और अक्षांश रेखाएं दोनों ही अलग अलग हैं। अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो मैं कोणीय दूरी बना रहा हूं, इन कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये जो कोणीय दूरी है यह अक्षांश है। कितनी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यह जो कोणीय दूरी मैंने खींची है ग्लोब के ऊपर, इन कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। यदि मैं इन अक्षांश को आपस में मिला दूं तो वह होगा अक्षांश रेखा। यदि मैं एक को एक के साथ मिला दूं, दो को दो के साथ मिला दूं, यानी इन कोणीय दूरियों को आपस में मिला दूं, तो हम इस वृत्त पे देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं ड्रॉ हो रही हैं। इसी प्रकार यह रेखाएं इसके दक्षिणी भाग में भी ड्रॉ होती हैं, खींची जाती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी खींची जाती हैं वह अक्षांश होती हैं, और जब उन कोणीय दूरी को आपस में मिला दिया जाता है तो वह अक्षांश रेखा होती है। प्रश्न बनता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। एक अगला प्रश्न बनता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, और एक तीसरा प्रश्न बनता है कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। यहां पर तीनों सवालों के जवाब अलग अलग हैं। यहां पर आपस में कोई सा भी जवाब मैच नहीं करता है। वो देखिए कैसे। हम लोग जानते हैं कि अभी मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं तो लास्ट में आके यहां कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार मैं इधर से कोण खींचते हुए जा रहा हूं तो यहां पे भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहां पे आते हैं, यहां पे 89 बना, यहां पे 89 बना, इन दोनों को आपस में मिला दिया। जब दोनों तरफ से 90 90 बन गया तो यहां पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे ही जब नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहां पे कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और दोनों तरफ से 90 डिग्री बनता हुआ आ रहा है, तो लास्ट में 90 को 90 से मिलाने के लिए हमें कोई रेखा की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि अक्षांश की संख्या, अक्षांशों की संख्या। यह आप नोट करें। उत्तरी ध्रुव पर हमने कितने अक्षांश ड्रॉ किए? 90। एक ही तरफ के काउंट करेंगे, या तो इस तरफ से काउंट करें या इस तरफ से काउंट करें, वो एक ही है। ऐसे ही अगर हमने 90 उत्तरी ध्रुव पे किए तो दक्षिणी ध्रुव पर भी कितने किए? 90। तो टोटल कितने हो गए? 180। यदि आपसे अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो आप 180 बताएंगे। यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए
अक्षांश रेखाओं की संख्या। देखिए यहां पर कितनी रेखाएं खींची हमने, यहां पर खींची है हमने 89, पूरी 90 नहीं खींची हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 90 के ऊपर जब 90 वाली रेखा आई थी तो उसको मिलाने के लिए हमें रेखा की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही नीचे जब हम कोण बना रहे हैं, इस तरीके से कोण बन रहे हैं, तो ये लास्ट वाला कोण होगा, ऐसे ही कोण इधर ड्रॉ किया हमने और लास्ट वाला कोण इसी के ऊपर होगा। हम कोणों को मिला भी रहे हैं, और जब हम कोणों को आपस में मिलाते हैं इन्हीं हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो लास्ट वाले को तो मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी लास्ट वाले की तो रेखा खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो रेखाएं कम खींची, एक हमने उत्तरी गोलार्ध में कम खींची और एक दक्षिणी गोलार्ध में कम खींची। यदि हमने दो रेखाएं कम खींची हैं तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या भी दो कम हो जाएगी अक्षांशों से। यदि अक्षांशों की संख्या 180 है तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 178, 178। ठीक है, हाँ। लेकिन जब हम कोणों को गिन रहे थे तो क्या हमने भूमध्य रेखा को गिना? क्या यह अक्षांश रेखा नहीं है? क्या यह पश्चिम से पूरब की तरफ नहीं खींची जा रही है? इसके लिए हमने एक स्पेशल नाम दिया भूमध्य रेखा। जैसे हमने 23.5 डिग्री उत्तर की उत्तरी भाग में जो हमने रेखा खींची थी उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा अक्षांश रेखा नहीं है? है। मकर रेखा अक्षांश रेखा नहीं है? है। तो इसी प्रकार जो भूमध्य रेखा है यह भी एक अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा में हम एक और प्लस करेंगे, +1, तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी 189, 179। तो अक्षांशों की संख्या पूछी जाएगी तो हम 180 बताएंगे, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाएगी तो 179 बताएंगे। 79, 89, 179। ठीक है, अब प्रश्न एक और बनेगा। प्रश्न बनेगा कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। यदि ग्लोब पर पूछता है या सिंपल पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए, जब होगा 179। लेकिन यदि प्रश्न में बदलाव होता है और प्रश्न में पूछा जाता है कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए, तो हमारे जवाब में फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं, देखिए 179 तो है ही है। अब क्या प्लस होगा ये बताना है मुझे। जब हम किसी बॉल को अभी कोई बॉल है तो उसमें कोई सिरा नहीं है, ठीक है, ना तो उसका कोई लास्ट पॉइंट है और ना ही एंडिंग पॉइंट है। यदि मैं उस बॉल को, बड़ी बॉल की बात कर रहे हैं जो बड़ी वाली आती है, गुब्बारा समझ लीजिए, गोल गुब्बारा, उसको काट दिया और उसको बना दिया हमने वर्ग के रूप में बना दिया या आयत के रूप में बना दिया, तो उसमें दो सिरे नए बन गए। हम सिर्फ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, साइड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह देशांतर में यूज होगा। तो अक्षांश में तो सिर्फ यही दो बात होंगी, इन्हीं दो भुजाओं की बात होंगी। तो अब ये दोनों भुजाएं खुल गई हैं। जब मैं इस बॉल को काट देता हूं तो ये दो भुजाएं खुल गई हैं। खुल गई हैं तो यहां पर भी एक रेखा बनी और यहां पर भी एक रेखा बनी। जो पहले काउंट नहीं हो रही थी दो रेखाएं, अब हमें यहां पे काउंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम पेज पर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऊपरी भाग पर भी एक अक्षांश रेखा होगी और एक नीचे के भाग पर भी अक्षांश रेखा होगी। अगर मैं इसको फिर फोल्ड कर दूं और फिर गोल कर दूं तो वह सिरा खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या दो और बढ़ जाती है और यह कुल मिलाकर हो जाती है 181। अब 3 प्रश्न के लिए 3 जवाब हमारे तैयार हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की संख्या तो हम बताएंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या, और खाली पूछता है तो 179 बताएंगे। यदि प्रश्न होगा कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या
तो वो होगा हमारा 181। और यदि पूछा जाता है अक्षांशों की संख्या तो वह होगा 180। छोटा सा ये पेज है, आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आगे देखते हैं। आगे वही हम उन स्पेशल रेखाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मैं कह रहा था, जैसे कि कर्क रेखा और मकर रेखा। बिल्कुल मध्य से जो 0 डिग्री पर है, इसको हमने अब 3 नाम दे दिए हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और वृहद व्रत। कहीं कहीं पर वह विषुवत व्रत भी लिखा मिलेगा, बात एक ही है। यदि इस रेखा के उत्तर की तरफ चलने पर 23.5 डिग्री हमें जो रेखा मिलती है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने कर्क रेखा का नाम दिया। और हमने पढ़ा जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पे पड़ती है तो इस घटना को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस समय हमारे उत्तरी भाग में गर्मी होती है और दक्षिणी भाग में सर्दी होती है। यदि हम दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री चलें तो यहां पर स्थित अक्षांश रेखा को हमने नाम दिया मकर रेखा। हमने पढ़ा जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उसको मकर संक्रांति का नाम दिया गया या शीत संक्रांति का नाम दिया गया। और उस समय हमारे दक्षिणी भाग में गर्मी होती है और हमारे उत्तरी भाग में सर्दी पड़ रही होती है। भूमध्य रेखा के बारे में एक फैक्ट जो शायद पहले मैंने आपको नहीं बताया, हम जानते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो जब हमारा सूर्य उत्तरायण में होता है, यानी इस वाले पार्ट में होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें भेज रहा होता है, तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है ये, यहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं, 6 के 6 महीने दिन के होते हैं। और उस समय पर हमारे दक्षिणी भाग में 6 के 6 महीने रात के होते हैं। और जब हमारा सूर्य घूम जाता है, दक्षिणायन में आ जाता है, यानी अब वो 23 सितंबर से 21 जून वाला जो पार्ट होता है, उस समय हमारे दक्षिणी भाग में दिन होता है, यानी दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीनों का दिन होता है। और उस वक्त हमारे उत्तरी ध्रुव पर 6 महीनों की रात होती है। इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे हम लोग कहते हैं कि एक भाग ऐसा है जहाँ पर 6 महीने दिन होती है और 6 महीने रात, वह भाग हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। और यहाँ पे जो इसका मुख्य कारण है वो यही है कि जब हमारा सूर्य हमारे उत्तरायण में होता है तो यहाँ पर 6 महीने दिन रहता है, और जब हमारा सूर्य दक्षिणायन में होता है तो यहाँ पर 6 महीने दिन होता है। तो कर्क और मकर रेखा के बारे में हमने यह पढ़ा। एक रेखा और है, हालांकि बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन अभी हम एक और रेखा पढ़ेंगे जो उत्तर में 66.5 डिग्री पर स्थित है। और जिसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। सही तो है, आर्कटिक, इसको हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और यदि मैं दक्षिण की बात करूं, दक्षिणी भाग की बात करूं, तो यहां पर जो 66.5 डिग्री पर स्थित है हमारी अक्षांश रेखा, उसको हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी समान है, क्योंकि यह एक दूसरे के साथ समांतर रेखाएं बनाती हैं। तो यह जो बीच की दूरी हम देख रहे हैं यह समान है, चाहे आप कहीं से भी इस दूरी को नापें, यह समान है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। यदि यह समान है तो इनके बीच की दूरी है कितनी,
तो इनके बीच की दूरी है 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। यह निकाली कैसे जाती है? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास को लेते हैं, और वह ध्रुवीय व्यास है कितना? वह है 40,008 किलोमीटर। उसमें हम अपनी पृथ्वी की परिधि से भाग देते हैं। कितनी होती है एक वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि होती है 360। यदि हम ध्रुवीय परिधि को वृत्त की परिधि से भाग दें तो हमारे पास जवाब आएगा 111.13 किलोमीटर। यह भी आप याद रख लें कि जो ध्रुवीय परिधि है पृथ्वी की, ध्रुवीय परिधि वह है 40,000 40,000 4 लाख हो गया ये तो। एक जीरो कम, क्या पूरा ही कम करे लें इसे। 40,008 किलोमीटर। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। अच्छा, जो यह दूरी है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं पेटी। प्रश्न आएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको बेल्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पेटी। ठीक है जी, तो यह भी याद रखेंगे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, जिसको हम पेटी या बेल्ट भी कहते हैं। और जो हमारी ये दूरी है इसको निकालने के लिए हमने ध्रुवीय परिधि को वृत्त की परिधि से भाग दिया, और भाग देने के बाद हमारा 111.13 किलोमीटर आता है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में इतना ही हम याद रखेंगे, और बची हमारी देशांतर रेखाएं, जिनका अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अभी तक जितना भी हमने करा है उसको आप रिवाइज करें। कल की क्लास और करेंगे देशांतर रेखाओं की, और उसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम एक बार फिर अपने ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आएंगे, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए। तो आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्लास में ऐसे ही बना रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।